प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता बरकरार। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ विश्व सूची में सबसे पहले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर पहुंचे। न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने दर्ज किया फेरा के तहत मामला। राजधानी दिल्ली में 2 स्थानों पर एजेंसी कर रही है छापेमारी। ईडी पहले से ही मामले की कर रही है छानबीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। साथ ही स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ करेंगी संवाद। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में होगी द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्रिय परिषद की 23वीं बैठक में लेंगे भाग। भारत वर्ष 2025 से 27 के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का संभालेगा पदभार। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1800 से ज्यादा की मौत। इजरायल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की कही बात। वहीं यूरोपीय संघ ने गाजा के पूर्ण घेराबंदी का किया विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। आईसीसी विश्व कप में आज भारत की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 39% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक को 27% रेटिंग मिली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दुनिया ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके प्रशासनिक बल का लोहा माना है। सीमाओं से परे लोगों ने उन पर विश्वास किया और उन्हें वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार किया। पीएम मोदी 78% रेटिंग के साथ पसंदीदा विश्व नेताओं की सूची में फिर से शीर्ष पर है। और न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई फिलहाल दिल्ली में 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के यहां सीबीआई छापेमारी कर रही है। ये छापे न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर के घर और ऑफिस पर किए जा रहे हैं। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रही है। अभी क्या कुछ अपडेट है? नीरज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी नीरज, न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। इस वक्त और क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल 2 जगह सीबीआई की छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है और न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं उनके घर पर सीबीआई की टीम इस समय मौजूद है। इसके अलावा उनका जो ऑफिस है वहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। सीबीआई ने इसमें एक एफआईआर दर्ज की है एफसीआरए के तहत और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। हम कह सकते हैं कि न्यूज क्लिक की जो मुश्किलें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले ईडी ने कार्रवाई करी थी और आपने देखा भी था कि किस तरीके से ईडी ने तमाम तथ्यों को सामने भी रखा था छापेमारी की कार्रवाई के दौरान और ये बताया था कि किस तरीके से चीन से पैसा लेकर देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग लगे हुए थे। देश की छवि को खराब करने की जो कोशिश है वो न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकार जो समूह के लोग थे वो कर रहे थे। अब सीबीआई ने इसमें एफसीआरए के तहत जो केस है
वो दर्ज किया है और सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। त्रिवीर के जहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, उनके घर और ऑफिस में अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, तो फॉरेन फंड्स के मामले में यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से। नीरज, जो 10 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं, जो बाकी सदस्य हैं? देखिए, वो चूंकि अभी आप अगर देखें तो ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इसके अलावा आपने देखा है कि जो सीबीआई है उसने भी अब इस मामले में अपना जो केस है वो रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। आपने देखा भी था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी और इस जो खासतौर से न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकार हैं उनसे एक लंबी जो पूछताछ है वो भी हुई थी। जो इसके फाउंडर हैं उनको भी पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था। अभिषेक शर्मा से भी लगातार पूछताछ हुई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास ये तमाम सबूत थे कि ये जो पत्रकार खासतौर से न्यूज क्लिक से जो जुड़े हुए लोग थे वो चाइनीज कंपनी से जो पैसा है इनडायरेक्टली उन तक पहुंच रहा था और देश की छवि को खराब करने के लिए ये लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो प्लांट कर रहे थे। और इससे पहले भी ये बात निकलकर सामने आई थी और खासतौर से विदेशी पत्रकार में इस खबर को छपा था कि 38 करोड़ रुपए चाइना के थ्रू न्यूज क्लिक के पास पहुंचे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को या कह सकते हैं कि देश विरोधी जो छवि है वो पेश करने के लिए, ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए या भारत के अंदर उसकी जो छवि है उसको खराब करने के लिए ये पत्रकार अलग अलग तरीके से आर्टिकल लिख रहे थे, अलग अलग तरीके से जो रिपोर्ट है वो बना रहे थे और चीन की कंपनी उसको फंडिंग कर रही थी। और अब सीबीआई ने भी एफसीआरए के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज किया है और 2 जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कल अदालत ने जो न्यूज़ क्लिक के एडिटर हैं, जो एचआर हेड है, उन्हें 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और लगातार यहाँ पर जो सीबीआई है उसकी जो जांच है वो जारी है। कई उनके ऑफिसर्स पर, बाकी जगहों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी आज बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके के बल्ली मारन में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। एनआईए की छापेमारी दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी चल रही है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर की गई है। इस संगठन को बैन किए गए साल भर हो चुका है और इसके बावजूद इसके कई सदस्य अंडरग्राउंड होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 साल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कई राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर एनआईए की रेड हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और मुंबई के विक्रोली इलाके में 7/11 ट्रेन बम धमाकों के बरी किए गए आरोपी वाहिद शेख के घर पर एनआईए की छापेमारी जारी है। इन धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 189 लोगों की मृत्यु हुई थी जबकि 824 लोग घायल हो गए थे। इस घटना को 17 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से इसमें सुनवाई की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने जांच की थी और इंडियन मुजाहिदीन के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर हैं। कोलंबो में भारतीय सागरीय परिधि संघ के शुरुआती सत्र में उन्होंने अपना संबोधन दिया। ये देखते हैं उसकी झलक। Your Excellencies, the Chair and the past Chair, Secretary General of IRA, esteemed colleagues, Excellencies and delegates, a very good morning to all of you. I'm pleased to attend this 23rd meeting of the Indian Ocean Rim Association Council of Ministers today. I thank our hosts and congratulate Sri Lanka for assuming the chairship of IRA for the term 2023-25. I also express my appreciation to Bangladesh for their able leadership of IRA during 2021-23. It is also an occasion of some significance for India as we assume the position of Vice Chair for the term 2023-25. Excellencies, in the resurgence of Asia and global rebalancing, the Indian Ocean holds a central position,
playing a crucial role in the development and prosperity of littoral nations by supporting trade, offering immense possibilities of connectivity and resource utilization. It is the message of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family, which can be a binding force to bring IORA member states together. Excellencies, as the Vice Chair and a member of the Troika, India's priorities are clear. It is our effort to develop an Indian Ocean community that is stable and prosperous, strong and resilient, and which is able to cooperate closely within and to respond to happenings beyond the ocean. It is thus important to maintain the Indian Ocean as a free, open, and inclusive space based on the UN Convention of the Law of Seas, UNCLOS, as the constitution of the seas. The spirit of 1971 that our Sri Lankan colleague referred to should continue to guide our outlook, discouraging any hidden agendas to the contrary. Where India is concerned, we will continue our approach of contributing to build capacity and secure safety and security in the Indian Ocean region, including as first responder and a net security provider. India's commitment to the well-being and progress of nations of the Indian Ocean is based on our neighborhood first policy, the Sagar outlook, our approach to the extended neighborhood, and to the Indo-Pacific. A multilateral rules-based international order, along with sincere respect for sovereignty and territorial integrity, remains the foundation for reviving the Indian Ocean as a strong community. As the apex regional body, IORA has the responsibility to play a significant role in making the Indian Ocean a more seamless and cooperative space. Developmental issues, lack of robust connectivity, the burden of opaque and unsustainable debt generated by unviable projects, threats to social fabric posed by extremism and fundamentalism, dangers emanating from terrorism, natural disasters, and climate change, all these are the challenges that we face. Excellencies, Prime Minister Modi's vision of life or lifestyle for environment is relevant to encouraging us to live a life that is in tune with the well-being of our planet. Many of us here are members of the Global South, and the focus that India has been able to bring through the G20 would surely be welcome to all of you. It would also help IORA to harness the power of women, or as we say, Nari Shakti, by shifting the focus to women-led development. The significance of the democratization of technology in bridging the data divide and promoting data for development cannot be over-exaggerated in IORA's quest for prosperity. As the Vice Chair for the next 2 years, India, the Vishwamitra, or the world's friend, a voice of the Global South, will work with IORA member states to strengthen the institutional, financial, and legal framework of IORA towards realizing the true potential of this dynamic grouping. India's specific focus will be in the areas of maritime safety and security and the blue economy as a coordinating country. India will also contribute to other priority and cross-cutting areas of IORA as and when required. As the incoming Vice Chair, we look forward to the support and cooperation of all member states, dialogue partners, and academic and business groups. आप सुन रहे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, जिन्होंने कोलंबो में भारतीय सागरीय परिधि संघ के शुरुआती सत्र में अपना संबोधन दिया और इसमें उन्होंने कहा कि कैसे ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनते हुए भारत इस क्षेत्र की तमाम क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चुनौतियों को समेटने के लिए इस दिशा में आगे लगातार काम करता रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगी। वे राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगी, जहां वे पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। तो श्रीनगर के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है। वो वहां पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद कश्मीर का उनका पहला दौरा है और उनका वहां पर शानदार स्वागत किया गया। और राष्ट्रपति श्रीनगर के इस पहली यात्रा और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कश्मीर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर से भी जो बातचीत हुई आपको दिखाएंगे। आपको दिखा दें कि कैसे तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जम्मू कश्मीर पहुंचने पर। तो श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और इस मौके पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी देती नजर आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रही हैं और वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचेंगी। हमारे साथ श्रीनगर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान हैं। मैम, जिस तरीके से महामहिम का ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं तो कैसे आप स्वागत कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका? आपने देखा होगा पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई है। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनके स्वागत के लिए हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ही वो डिलाइटेड हैं कि वो जो है मेडल्स, गोल्ड मेडल्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से लेंगे और ये तो उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। हमारे लिए भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रही हैं। उनका ये मेडन विजिट है JNK UT का और वो पहली दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। आपके यहाँ जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो अवार्ड उनको मिलेगा, उनकी क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं, किस कैटेगरीज में उनको दिया जा रहा है? जैसे कॉन्वोकेशन में होता है, गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दी जाती हैं, PhD हो, MPhil हो या MSc हो या अंडर ग्रेजुएट के हो, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हर एक फैकल्टी के टॉपर को गोल्ड मेडल दे रही हैं और बाकी जो बाद में है हम PhD सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, MPhil करेंगे, मास्टर्स डिग्रीज जो है और UG की वो कन्फर होंगी। जैसे आपको पता है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है JNK UT का, 1948 में इस्टेब्लिश हुई है और ह्यूज नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है हमारे साथ एफिलिएटेड है, अराउंड 200 कॉलेजेस, तो इट्स अ बिग नंबर UG स्टूडेंट्स जिनको डिग्री कन्फर की जाएगी। ऐसे ही हमारी बहुत ही नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं। हमारे 4 कैंपसेस हैं बिसाइड्स आवर मेन कैंपस, ये जो हजरतबल का आप देख रहे हैं,
कुपवारा कैंपस है, बारामूला कैंपस है, अनंतनाग कैंपस है, एक जम्मू में कैंपस है। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको भी डिग्रीज कन्फर की जाएगी एंड PhDs फ्रॉम ईच फैकल्टी प्लस MPhil फ्रॉम ईच फैकल्टी। तो हमने बात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जिनका कहना है कि हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के आने से उन्हें एक मोरल बूस्टअप है और यहाँ के जो छात्र हैं वो दिनों दिन मेहनत करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया का नाम भी कमा रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, श्रीनगर। खबरों में आगे बढ़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें आज से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेश में आयोजित की जा रही हैं। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भी भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को पहुंचा है, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में टॉप किया है। उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने इसे स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा बताया है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बताया कि यूपी में अब तक 3.71 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना के तहत मरीज 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ये आयुष्मान कार्ड सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मान्य है। कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु में आज बंद का आह्वान किया गया है। कावेरी डेल्टा संरक्षण आंदोलन ने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जारी करने में कर्नाटक सरकार की विफलता के विरोध में बंद का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर कावेरी जल मुद्दे पर किसान संघ ने नागापट्टनम में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कावेरी जल विवाद लगभग 140 साल से भी ज्यादा पुराना विवाद है। इस नदी का विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था। दरअसल इस दौरान कर्नाटक ने नदी पर बांध बनाने की मांग की थी, लेकिन तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। ये विवाद लगभग 40 वर्षों तक चला और फिर 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत तमिलनाडु को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक को 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी पर अधिकार दिया गया। ये नदी कर्नाटक के कोडागू जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, जबकि इसका कुछ हिस्सा केरल और पुडुचेरी में भी है। जब पुडुचेरी और केरल भी इस विवाद में कूदे तो इसके लिए 1972 में कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने 1976 में चारों राज्यों के बीच एक समझौता कराया। इस समझौते के बाद भी नदी जल को लेकर विवाद चलता रहता है। इससे बाद 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्राइब्यूनल की मांग की। दरअसल कर्नाटक का मानना है कि 1924 में लिया गया फैसला न्याय संगत नहीं है, जबकि तमिलनाडु पुराने समझौते को तर्क संगत मानता है। पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुलनपुर ढाका नाम के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसे 4 करोड़ 94 लाख रुपए, एक पिस्टल और 38 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई हैं उससे। मुलनपुर ढाका इनको तस्करी के लिए इस्तेमाल करता था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 21 अक्टूबर को पहली परीक्षण उड़ान के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट अबॉर्ड टेस्ट करेगा। अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए TVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य
गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और इसके साथ ही इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। टीवी D1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 एबॉर्ट मिशनों में से पहला होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतवंशी वैज्ञानिक आरोह बड़जात्या को सूर्य के अनदेखे राज खोलने वाले एक बड़े मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के कई हिस्सों में लोग 14 अक्टूबर को सूरज की चमक को सामान्य से 10% तक फीकी पड़ते देखेंगे। आरोह की टीम इसी दिन कुंडालकर सूर्य ग्रहण के दौरान 3 रॉकेट लॉन्च करने वाली है। बड़जात्या फ्लोरिडा में एम्ब्री रीडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि APEP नामक इस मिशन का उद्देश्य ये देखना है कि सूर्य की रोशनी में अचानक आई कमी हमारे ऊपरी वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित करती है। मिशन के दौरान पहला रॉकेट सूर्य ग्रहण से 35 मिनट पहले और दूसरा सूर्य ग्रहण के दौरान और तीसरा 35 मिनट के बाद छोड़ा जाएगा। इन्हें वलयाकार पथ के ठीक बाहर की ओर भेजा जाएगा, जहां सूर्य के सामने से चंद्रमा गुजरता है। आरोह बड़जात्या ने बताया कि इनमें लगे उपकरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व और तापमान आदि में आने वाले बदलावों का अध्ययन करेंगे। ये रॉकेट सतह से 70 से लेकर 325 किलोमीटर ऊपर तक विभिन्न चीजों में आने वाले बदलावों को मापेंगे। आरोह ने बताया कि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो सूर्य ग्रहण के दौरान आयान मंडल में अलग अलग जगहों से माप लेने का ये पहला प्रयोग होगा। और फेडरल रिजर्व के प्रमुख अधिकारियों की नरम टिप्पणियों और तेल कीमतों में स्थिरता के बाद अमेरिकी दरों को लेकर चिंता कम होने से वैश्विक बाजारों को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ खुले। इस दौरान सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली। बुधवार की सुबह BSE सेंसेक्स 369 अंक या फिर कह सकते हैं कि 0.56% बढ़कर 66,449 पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 82 अंकों यानी कि 0.42% की तेजी के साथ 19,772 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के शेयरों में से एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, L&T, विप्रो और टाटा मोटर्स बढ़त के साथ खुले, जबकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन गिरावट के साथ ओपन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2023 और 24 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान मामूली रूप से 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। हालांकि IMF ने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। भारत ग्रोथ और इनोवेशन का पावर हाउस है। IMF के ताजा आंकड़ों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी ने सुधारों को जारी रखने की कही बात। IMF ने अपनी अक्टूबर माह में जारी ताजा आकलन में भारत को एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था करार दिया है। घरेलू मांग और खपत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इससे पहले जुलाई में यह आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थानों के साथ दुनिया के तमाम देशों में भी भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से भारत दुनिया का एक उज्जवल स्थान, नवाचार और विकास का केंद्र बना हुआ है। हम समृद्ध भारत की यात्रा को मजबूती से जारी रखेंगे, अपने सुधार के पथों को और भी आगे बढ़ाएंगे। IMF ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि भारतीय GDP की दर 2023 और 24 में 6.3% रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक संगठन ने संपत्ति बाजार में भारी संकट और कम निवेश को देखते हुए चीन में विकास दर अनुमान को 2023 के लिए 0.2% घटाया और 5% कर दिया। साथ ही 2024 के लिए 0.3% कमी कर 4.2% का अनुमान जताया गया है। इस तरह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से अधिक रहेगी। अमेरिका और यूरोजोन में विकास दर को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। IMF ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज दरों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। इसलिए 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान दर को घटा करके 3% कर दिया गया है।
2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर के 2.9% रह जाएगी। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस ने कहा कि कोरोना और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई संकटों से 3 वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक उत्पादन में कोविड पूर्व रुझानों की तुलना में $3,700 अरब की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और बासमती का स्वाद और गुणवत्ता बचाने के लिए 10 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान इनका अधिक इस्तेमाल कर रहे थे, इसके चलते बासमती का असली स्वाद बिगड़ रहा था और यूरोपियन देशों में बासमती के निर्यात में 15% तक कमी हो गई थी। वेस्ट यूपी के 30 जिलों में बासमती की खेती की जाती है और इन हालात में कृषि रक्षा विभाग के अपर निदेशक त्रिपुरारी प्रसाद चौधरी ने 30 जिलों में 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनके प्रतिबंधित होने से बासमती की गुणवत्ता और इसके असली स्वाद को बचाया जा सकेगा। इससे बासमती का निर्यात भी बढ़ेगा। किसानों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। और आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत और सऊदी अरब ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय बिजली और एनआरई मंत्री आर.के. सिंह ने सऊदी अरब के निवेश मंत्री खादिल अल फलीह के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। साथ ही भारत और सऊदी अरब ने रियाद में हरित एवं स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 22% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मुख्य रूप से कंपनियों और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से बेहतर योगदान से नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा। इसके साथ ही नेट कलेक्शन 18.23 लाख करोड़ रुपए की पूरे साल के बजट अनुमान का 52.5% हो गया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के शुरुआती आंकड़ों में लगातार तेज वृद्धि देखने को मिली है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां होगा। नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ, गैर सरकारी सलाहकार और घरेलू आमंत्रितों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को तत्काल प्रभाव से अपने बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग को निलंबित करने का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने पीएसयू के सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जो पहले से ही बॉब वर्ल्ड के ग्राहक हैं, उन्हें इस कार्रवाई की वजह से किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के तहत दूरसंचार कंपनियों का निवेश 2419 करोड़ रुपए के आर्थिक स्तर को पार कर गया है। इसके फलस्वरूप 17,753 लोगों को रोजगार मिला। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केंद्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सितंबर 2023 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 14वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और गुजरात में सितंबर 2023 में सबसे ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया। वहीं बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष स्थान पर, उसके बाद झारखंड और गुजरात सरकार है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए नई टीडीएस व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 700 करोड़ रुपए से अधिक का कर संग्रह किया। ऑनलाइन गेमिंग से 600 करोड़ रुपए, वहीं क्रिप्टो करेंसी से लगभग 105 करोड़ रुपए का अधिक टैक्स कलेक्ट किया गया। टायर निर्माता ब्रिजस्टोन इंडिया ने देश भर में अपने डीलरशिप पर 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है। ब्रिजस्टोन इंडिया ने कहा कि समझौते के तहत टाटा पावर 25 से 30 किलोवाट क्षमता के डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करेगा, जो 1 घंटे के भीतर 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में सक्षम है। एक दिन में 20 से 24 वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने विवो इंडिया के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक चीनी नागरिक भी शामिल है। जांच एजेंसी द्वारा इस साल की शुरुआत में जुलाई में कंपनी के परिसरों को तलाशी लेने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर 23 फरवरी 2022 को जांच शुरू की गई थी। एफआईआर में कंपनी पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप है। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में करीब 15% बढ़ा, ये 70 मिलियन टन पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल पहले इसी अवधि में स्टील का उत्पादन 61 मिलियन टन था। उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय इस्पात कंपनियों द्वारा क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ क्षमता के उपयोग दरों में सुधार की वजह से हुआ है।
सीमेंस भारत में सार्वजनिक ट्रांजिट अथवा शहरी परिवहन समाधान के लिए केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। 26,000 करोड़ रुपए के करार में सीमेंस माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति और रखरखाव करेगी। ये सीमेंस मोबिलिटी के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। कारोबार जगत के बाद रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं तो इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1800 लोग मारे गए हैं। इजराइल में 1000 से ज्यादा तो वहीं हमास में 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की बात कही है। इस बीच इजराइल की वायुसेना ने बताया कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वह विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। वायुसेना के अनुसार उसके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस ले आए हैं। इजराइल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 1,37,000 लोग संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजरायल से गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली सेवाओं को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र से भागने की कोशिश करने वालों के लिए मानवीय गलियारे बनाने का आह्वान किया है। जोसेफ बोरेल ने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार के अनुसार किया जाना चाहिए। उनके कुछ फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ फिलिस्तीनी प्राधिकरण का समर्थन करना जारी रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल पर हमास के घातक हमले को देखते हुए अमेरिका में किसी भी खतरे की आशंका पर स्थानीय और संघीय एजेंसियां पैनी निगाह रख रही हैं। बाइडेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के गहरे संबंधों के कारण इजरायल की घटना कई अमेरिकी परिवारों के लिए व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता इजरायल पर हुए हमले के दर्द के साथ ही हजारों वर्षों से यहूदी विरोधवाद और उत्पीड़न को महसूस करती है। बाइडेन ने कहा कि इजरायल पर हमास के भयावह आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी समर्थन और इजरायल की सुरक्षा की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया, अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि इजरायल और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है किया जाए। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री यात्रा के दौरान इजरायल के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। और हमास के हमलों में 1000 से अधिक इजरायलियों की मारे जाने के बाद न्यूयॉर्क में इजरायल समर्थक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने रैली को संबोधित किया और इजरायल को अपना समर्थन देने का वादा किया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ये वे अधिकार है जिसे हम जानते हैं। शनिवार को हमास के द्वारा किए गए हमले में कम से कम 14 अमेरिकियों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि 20 अमेरिकी लापता हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्हें बंधक बनाया गया था। ये रैली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ घातक हमले की निंदा करने और 1000 से अधिक लोगों की हत्या पर शोक व्यक्त करने वाले इजरायलियों के अमेरिकी समर्थन पर जोर देने के बाद हुई है। ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को देने वाली वित्तीय सहायता को निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार नेहमर ने कहा है कि इजरायल पर हमास आतंकवादियों के अचानक हमले के बाद ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों की वित्तीय सहायता रोक दी है। अपनी तुर्की यात्रा के दौरान नेहमर ने बताया कि ऑस्ट्रिया ये कदम उठा रहा है क्योंकि उन्हें आशंका है कि धन का उपयोग आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने फिलिस्तीनी को सहायता भुगतान जारी रखने जाने वाले मुद्दे पर बैठक की। ब्रिटेन के लंदन में ल्यूटन हवाई अड्डे के कार पार्क में आग लगने के बाद कल देर रात सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। उड़ानें दोपहर तक निलंबित रहेंगी। और अफ्रीका के सबसे पुरानी गणतंत्र गणराज्य लाइबेरिया में राष्ट्रपति जॉर्ज वे अब दूसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। 6 साल के कार्यकाल में वे सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और आर्थिक कठिनाइयों से जूझती रही हैं। लाइबेरिया में चुनाव के बाद वोट की गिनती चल रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकोई को वे के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र लाइबेरिया में लगभग 24 लाख लोग मतदान करने के पात्र हैं, जो अभी भी 2 गृह युद्धों से उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें 1989 और 2003 के बीच करीब 2.5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। और 2013 से 2016 में इबोला महामारी से भी हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अफगानिस्तान में आज फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। बीते शनिवार को ही अफगानिस्तान में आए भूकंप में 2,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और आईसीसी विश्व कप की अगर हम बात करें तो आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। तो अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकाम रही है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब विश्व कप के मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर लगी होगी। पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज किया था। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर समेट दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को अपने गेंदबाजों से एक बार फिर उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज रोहित, ईशान और श्रेयस 0 पर आउट हुए थे। ऐसे में आज के मुकाबले में वो अपने प्रदर्शन में सुधार करके फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे। शुभमन गिल डेंगू के कारण ये मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे ईशान किशन को एक बार फिर रोहित के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा। विराट कोहली और केएल राहुल इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में इन दोनों बल्लेबाजों की बड़ी भूमिका रही थी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी में अपनी उपयोगिता साबित की थी। जडेजा के अलावा गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। इस मुकाबले में टीम इंडिया में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो टीम को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त मिली थी। ऐसे में वो भारत को चौंकाते हुए पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्म में दिख रहे हैं। अन्य बल्लेबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टीम 156 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद भी भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। राशिद खान, मुजीबुर रहमान जैसे विश्व के बेहतरीन गेंदबाजों की मौजूदगी में अफगानिस्तान की मजबूत स्पिन गेंदबाजी है। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 2 मैच जीते और एक मुकाबला टाई रहा था। इन सभी मैचों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वनडे में आखिरी बार दोनों टीमों का आमना सामना वर्ल्ड कप 2019 के दौरान हुआ था। इस मैच में अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बाद शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरने की होगी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद भारत की अगली चुनौती अब अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान भले ही बड़ी टीम ना हो, लेकिन वो अपने दिन किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है। दूसरी ओर भारत की कोशिश विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने की होगी। कैमरामैन पी सेंथिल कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और विश्व कप के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता की अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 345 रन का लक्ष्य रखा था। श्रीलंका की ओर से कुशाल मेंडिस और सदीरा समारा विक्रमा ने शतकीय पारियां खेली। वहीं पाकिस्तान की ओर से हसन अली ने 4 विकेट झटके। जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाक की ओर से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने शतक जड़े। रिजवान 134 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं शफीक ने 113 रन की पारी खेली। विश्व कप इतिहास में किसी भी टीम का द्वारा हासिल किया गया ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड ने पहला मैच हारने के बाद दमदार वापसी की है। बांग्लादेश के खिलाफ डेविड मलान के 140 रन की पारी की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन का स्कोर खड़ा किया। रीस टॉपली की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम 227 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। 137 रन के बड़े अंतर से इंग्लैंड ने मैच जीतकर विश्व कप में अपना खाता खोला। और हाल ही में चीन में आयोजित हुए 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। भारतीय दल की इस सफलता में आर्मी के खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा। आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सेना के जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, 3000 मीटर स्टिपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले अविनाश सांबले को सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। बेटियां यानी हर घर की शान, बेटियां यानी हर घर का मान, बेटियां यानी प्यार और दुलार का दूसरा नाम, बेटियां यानी सपनों की उड़ान। दुनिया भर में बेटियों को उनकी जगह दिलाने और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। लैंगिक असमानता जिसका लड़कियों को दुनिया भर में सामना करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन न केवल तमाम सामाजिक संगठन बल्कि सियासी लोग और प्रशासनिक अधिकारी लड़कियों के समान शिक्षा के अधिकार और उनकी मौलिक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता से जुड़े तमाम कार्यक्रम करते हैं। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लान इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रोजेक्ट था, जो उनके अभियान क्योंकि मैं एक लड़की हूँ से प्रेरित था। इस अभियान ने दुनिया भर में लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में लड़कियों और युवा महिलाओं की बढ़ती भूमिका का जश्न मनाया और प्रोत्साहित किया, जिसके बाद प्लान इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र से इसमें शामिल होने का आग्रह किया और साल 2012 में लड़कियों का पहला आधिकारिक दिवस आयोजित किया गया। पिछले कुछ सालों में बाल विवाह को समाप्त करने, लड़कियों के लिए शिक्षा में नवाचार करने और युवा महिलाओं को कार्यस्थल में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कौशल के साथ प्रशिक्षण देने जैसे उद्देश्यों के साथ दुनिया भर में पहल की गई। इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं और मकसद एक ही, लड़कियों को उनका हक दिलाना और वो मान सम्मान देना जिसकी वो हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूं तो बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं होती, लेकिन अगर अवसर मिले तो वे बेटों से भी कहीं आगे बढ़कर नाम कमा सकती हैं।
हरियाणा के करनाल की बेटियों ने भी ऐसा ही कारनामा किया है, जहां सरकार की योजनाओं से जुड़कर बड़ी संख्या में बेटियां आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। हरियाणा के करनाल की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि वो बेटों से किसी दर्जा कम नहीं। सरकार की योजनाओं से जुड़कर बड़ी संख्या में बेटियां आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। यहाँ ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो कृषि क्षेत्र से लेकर बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। शहर ही नहीं बल्कि गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर सफलता के पायदानों पर आगे बढ़ रही हैं। जहां कुछ ग्रामीण महिलाएं LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण लेकर खुद का बिजनेस कर रही हैं, वहीं कुछ नाबार्ड के सहयोग से अन्य महिलाओं के साथ मिलकर दूध और उससे बने उत्पादों का व्यवसाय कर रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी। उस टाइम पे हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। थोड़ा GLG में हमने LED बल्ब की ट्रेनिंग ली दहा गाँव में। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा जाहिर हुई कि मैं खुद का काम शुरू करूँ LED बल्ब का। तो उसमें हमने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने खुद का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमने LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया। PNB बैंक ने हमें 3 लाख का लोन दे दिया। उस 3 लाख के लोन में हमने छोटे मोटे अपने काम धंधे स्टार्ट किए, जैसे पशुपालन वगैरह। तो फिर सर हमने जैसे फिर उसके बाद हमने ये लोन पे करने के बाद दोबारा से हमारा 5 लाख का लोन सेंक्शन हुआ। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब हम अपना खर्चा अपने बच्चों को पाल सकते हैं आराम से किसी के ऊपर। अब हम पहले प्राइवेट लोन मिलते थे, ब्याज ज़्यादा मिलता था उनसे। अब हम इससे खुश हैं, हमारा उनसे पैंडा छूट गया और हम सरकार से 1 रुपया ब्याज पे हमको पैसा मिलता है। साथ ही कई सारी महिलाएं अन्य महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने का काम भी कर रही हैं। आज करीब 2000 महिलाएं बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं। इसी तरह करनाल में स्वयं सहायता समूह भी महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने वाली 10-12 महिलाओं पर आधारित जन कल्याण समितियां गाँव में गठन कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का हमारा जो मकसद होता है बनाने का, वो होता है बचत करना, ताकि महिलाएं छोटी छोटी बचतों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी महिलाएं ऐसी मिलती हैं जिनका बैंक में खाता भी नहीं है, और उनका सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाया जाता है। खाता खुलवा के उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़कर और 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी उनकी इच्छा होती है उनकी बचत करवाते हैं। बैंक से स्कीम्स हैं, जैसे PMSBY है, जैसे बीमा, APY पेंशन है। बैंक से कई प्रकार की स्कीमें हैं। तो मैं जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनको बैंक से जोड़ती हूं, उनको वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूं। ICT के माध्यम से कई महिलाएं जेलों में भी प्रशिक्षण देने जाती हैं। इसी तरह नाबार्ड और अन्य साधनों से करीब 22,000 महिलाओं को किसी न किसी स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है। करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में फैले प्रशंसक आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ के अभिनय का जलवा 50 से अधिक वर्षों से बरकरार है। माना जाता है कि अमिताभ ने अपनी फिल्मों से भारतीय फिल्म अभिनय की किताब में एक नया अध्याय लिखा है। एक्टिंग हो या फिर TV होस्ट, हर भूमिका में उनका अंदाज बेमिसाल है। 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ को भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। दूरदर्शन परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत का ऐसा नाम है जिनके अनगिनत चाहने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी खूब हैं। लोग इन्हें प्यार से बिग बी भी बुलाते हैं। अमिताभ बच्चन जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों हिट फिल्में दी और इसी के चलते ये फिल्म जगत के शहंशाह, एंग्री यंग मैन और सदी का महानायक जैसी उपाधियां हासिल कर चुके हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शहंशाह। कभी अपनी भारी भरकम आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिए गए अमिताभ जी आज अपनी इसी बोल्ड आवाज के लिए जाने जाते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो सफलता हासिल की
उसकी मिसाल शायद ही मिले। अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने 1969 की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन 1973 की वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन का पूरा वक्त ही बदल कर रख दिया, वो थी प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक नई इमेज दी, एंग्री यंग मैन की। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1975 में धर्मेंद्र के साथ आई फिल्म शोले ने तो फिल्म जगत में नया इतिहास ही रच दिया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकवास करता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। इसके बाद मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, सुहाग, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने उन्हें नई ऊंचाई दी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जहां उनकी जान बाल बाल बची। फिल्म कुली में एक एक्शन सीन में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जहां उनके फैंस ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रार्थनाएं की। अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत के तकरीबन हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड के साथ वो चलते चले गए, जहां उन्होंने मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागबान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थीं। वो 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनकी फिल्म अग्निपथ, पा, पीकू और ब्लैक के लिए मिला। वहीं जब वो टीवी स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट बने तो उनकी आवाज घर घर में गूंजने लगी। उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साइमा खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अमिताभ बच्चन को, और 2018 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।